Hello students, in this video we will discuss about the class 7th chapter 1 nutrition in plants. Nutrition in plants. In this chapter we will discuss also about the how do plants get nutrition. यानी कि इस जो चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और ये जो भी प्लांट्स हैं वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन को जो है गेन करते हैं, न्यूट्रिशन को रिसीव करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल. यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे अपनी लाइफ के जो भी कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है, उनकी जो भी ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है या जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी. और इसी के साथ साथ उन्हें रोजाना इन सभी कामों के लिए कोई न कोई एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए. द फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. और जो फूड हम खाते हैं वही हमारे लिए एनर्जी का सोर्सेज है. We already know about the various components of food like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले से जानते हैं, हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की है कि हमारे जो भी फूड के कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं. These are called nutrients. और इन सभी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ए क्वेश्चन इज फॉर्म्ड हियर. व्हाट इज ए न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स is a substance that provides nourishment essential for the maintenance of life and for growth. Nutrients वे पदार्थ हैं, वे substance हैं जो कि हमारी लाइफ की प्रोसेस के लिए सारा का सारा नरिशमेंट हमें देते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, grow, repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life process. इस तरीके से जो भी ये nutrients हैं वो हमारी जो भी लाइफ प्रोसेस है उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है. Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization of the body. और इस तरीके से ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है और फूड को इंटेक करने के बाद में उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन होता है. Like us, plants also need nutrients to survive. In this chapter we will study about nutrition in plants. तो ठीक जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है या न्यूट्रिशन के प्रकार क्या है. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स जो है सेल्फ. ओके. ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पर हम जो फर्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये देखिए, ठीक है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन. तो देखिए जो ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है, ऑटो एंड ट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ यानी कि खुद का और ट्रॉप्स यानी कि न्यूट्रिशन. दस ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म makes its own food from simple substance like carbon dioxide, water and mineral present in the surroundings is called autotrophic nutrition.
यह इस प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट होता है वो सराउंडिंग्स से सिंपल सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और उन्हीं के द्वारा खुद के लिए, ठीक है, सेल्फ मोड में जो है फूड जो सिंथेसिस करता है, और इसी प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया prepare their own food by autotrophic mode of nutrition, thus they all autotrophs। अब देखिए इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं, ओके, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो, और जितने भी जो ग्रीन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक, ओके, हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो टू टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। दस हेट्रोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, यानी कि इस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता हो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेज बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद जो है रॉ मटेरियल से या सिंपल सब्सटेंस से फूड प्रिपेयर नहीं करता है, वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफ्स, और इस तरीके का जिनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं। Animals and non-green plants have heterotrophic mode of nutrition and are called heterotrophs। इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, देखिए ग्रीन प्लांट्स जिनकी लीव्स ग्रीन हैं या स्टेम ग्रीन है, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ओके, क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पर एक इमेज दी गई है और आप इसमें देखिए जो डायग्राम है वो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। एक प्लांट है, सनलाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में है, रूट्स जो हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। अब देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल इस लीफ में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है इंटेक किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज में ली जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट की जाती है। इसी के साथ साथ फूड सिंथेसिस किया जाता है। इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट, ओके, फोटो, जो फोटो है, फोटो मीन्स लाइट, तो जो सनलाइट है वो फोटोन्स है। द टर्म photosynthesis was given by Charles Reid Burns in 1893. Photo means light and synthesis means to build.
तो फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, टू बिल्ड। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी कि प्रकाश के द्वारा निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस बिल्डिंग अप बाय लाइट। द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन tiny green colored bodies called chloroplast which contain a green pigment called chlorophyll। अब इन पत्तियों के अंदर, इन लीव्स के अंदर एक हरे रंग का एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एक टाइनी पार्टिकल्स है कलर का, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए इनमें जो भी प्लांट्स होता है, इन प्लांट्स के अंदर कलर के लिए कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स में कुछ पिगमेंट होते हैं जिनके कारण इनका कलर होता है। जिस पिगमेंट के कारण ग्रीन कलर होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट वे सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। मान लीजिए ये एक सेल है, ओके, और इसके अंदर कुछ पिगमेंट है ग्रीन कलर के। तो अब ये देखिए, ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट हो गया है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हायर क्लासेस में हम इसको देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। 9th क्लास में जब आप सेल की स्ट्रक्चर देखोगे, प्लांट सेल देखोगे, तो कुछ आप इस तरीके की स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की देख पाओगे, ठीक है। अभी ये काफ़ी हायर स्टडी रहेगी आपके लिए, कुछ इस तरीके की, इस तरीके की। तो ओके, फर्दर क्लासेस में फिर कभी हम इसको देखेंगे। The leaves of a plant are green because they contain tiny green colored bodies called chloroplast which contain a green pigment called chlorophyll. The chlorophyll use the solar energy, sunlight to prepare food from carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, वाटर है H2O और उसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द रूट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर जो है रेस्पायर कर ली जाती है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेट होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर लिबरेट होती है। The food prepared by the green leaves of a plant is in the form of a simple carbohydrate called glucose। और यहाँ पर एक फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है, और वो ग्रीन लीव्स के द्वारा जो प्रिपेयर फूड है वो एकदम सिंपल फॉर्मेट में होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। दिस ग्लूकोज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स इन द ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, तो ये खूब सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर अलग अलग प्रकार के जो है अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेट करते हैं। तो जब ये सुक्रोज का फॉर्मेट करते हैं, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मिल्क के अंदर जो है लैक्टोज पाया जाता है, तो वो भी टाइप ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये सुक्रोज है, तो वो भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स एज सोर्सेज बाय द फ्लोएम, the extra glucose is changed into the complex carbohydrate called starch. This starch is stored in the leaves and other parts of the plant. और जो ग्लूकोज देखिए बॉडी के अंदर, इनके प्लांट बॉडी के अंदर या तो यूटिलाइज हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा में जो बनता है उसे जो है स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर्ड फूड को उसको हम स्टार्च कहते हैं। जो प्लांट का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम स्टार्च कहा जाता है। अगर यही जो फूड
यही अगर कार्बोहाइड्रेट एनिमल के अंदर अगर स्टोर्ड होता हो तो हम उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। क्लियर? अगर प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है तो उसे स्टार्च कहा जाता है। वहीं अगर एनिमल के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो हम उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन दी गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। साइंस अपडेट। Scientists in France have transformed the chemical energy generated by photosynthesis into electrical energy by developing a novel biofuel cell. This offers a new strategy to convert solar energy into electrical energy in an environment-friendly and renewable manner. In addition, the biofuel cell could have important medical application also. यानी कि जो भी फ्रांस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ जो है एक डिस्कवरी की है। उन्होंने फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी को जो प्रोसेस करना, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस खोजा है। यहाँ पर ये मीनिंग है। और इसको जो है जो बायोफ्यूल जो सेल है इसके फॉर्मेट में इन्होंने डेवलप करने का जो है एक नया और नायाब तरीका खोजा है। एक बहुत अच्छा कार्य किया है नोवेल जो बायोफ्यूल सेल। यह जो सोलर एनर्जी जो होती है ये एनवायरनमेंट के जो है अनुकूल होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल मैनर है, यानी कि नवीनीकरणीय तरीके से सौर ऊर्जा में जो है चेंज करने की एक अपन कह सकते हैं कि एक मेथड है ये। और ये जो बायो जो फ्यूल सेल है एक तरीके से इसका मेडिकल एप्लीकेशन भी है। अब देखिए, इसका अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो देखिए, जेट्रोफा जो प्लांट है, जेट्रोफा प्लांट एक तरीके की लीव्स हैं, एक तरीके का जो पौधा है। इज़राइल ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी और अब अपने भारत में, इंडिया के अंदर भी इसकी जो है फार्मिंग की जाती है और इसके द्वारा सोलर एनर्जी को जो है फ्यूल एनर्जी में, बायोफ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ photosynthesis. The material required by plants for photosynthesis are water and minerals, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. First, water and minerals. Water and minerals are absorbed by the roots of the plant from the soil through the process of osmosis. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन क्या है, तो a process by which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one. ऑस्मोसिस एक देखिए अलग अलग जो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न होता है, जिसमें जो कि दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हैं और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हैं। इसमें जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूशन है और किसी भी सॉल्यूशन में दो उसके कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है जाते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस है यही ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए सॉइल के अंदर वाटर होता है, क्लियर, और रूट की सेल्स के अंदर भी वाटर होता है। लेकिन रूट की सेल्स के अंदर जो वाटर है और उसका क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपन कह सकते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। एक सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाता हूँ। और जो सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है।
और उनके बीच में रूट की जो सेल्स हैं, रूट की जो लेयर्स हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उस सॉइल से उस रूट की सेल के अंदर की तरफ जाता है, तो बाहर की तरफ जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। वाटर एंड मिनरल्स are transported to the leaves and other parts of the plant by xylem vessels which run like pipes throughout the roots, stems, branches and leaves. They form a continuous path or passage from the water and minerals to reach the leaves. अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ब्रांच है, यहाँ पर रूट्स हैं। अब इन रूट्स के द्वारा पूरे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है और जो वाटर है इसमें ऊपर इन स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू जो है पूरे प्लांट के अंदर, पूरे ट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक पासेज बनता है और पूरे ट्री के अंदर या पूरे प्लांट के अंदर एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह ये बिछा हुआ होता है और इसी को हम जाइलम कहते हैं। देखिए 2 टाइप्स टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जो फर्दर जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उनमें हम इन टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नो मोर, द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, इट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सब्सटेंस को पार होने देती है, पास होने देती है, लेकिन सभी सब्सटेंस को नहीं होने देती है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन, हम जब पानी डालते हैं क्या पानी एब्जॉर्ब होता है क्या? नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हम इस पर कोई बाम या कोई ऑइंटमेंट अगर हम लगाते हैं तो वो हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका मतलब हमारी स्किन क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, देखिए सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल एक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है, माइनर डिफरेंस है जो आप हायर क्लासेस में थोड़ा क्लियर कर लीजिए। अभी इन दोनों वर्ड में आप काफ़ी उलझ सकते हो। तो सेमी परमिएबल मतलब होता है कुछ सब्सटेंस को आने देती है, कुछ को नहीं पास होने देती है, और सिलेक्टिव है कि वो सिलेक्ट करती है कि हाँ ये सब्सटेंस आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आल्सो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। The movement of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। तो अब यहाँ पर ये क्लियर किया जा रहा है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है। तो देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, उस तरफ जिस तरफ पानी की कंसंट्रेशन कम है। अब देखिए सॉइल के अंदर ऑब्वियसली वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो उस रूट की जो सेल्स हैं उसमें कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यही ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट required material is carbon dioxide. The green plants take carbon dioxide gas from the air for carrying out photosynthesis. Tiny pores called stomata, singular stoma, are present on the underside of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. The guard cells control the opening and closing of stomata. The carbon dioxide gas enters the leaves of the plant through the stomata. अब देखिए कुछ प्लांट्स की जो लोअर एपिडर्मिस होती है, जो लीव्स हैं, लीव्स का जो लोअर पार्ट है उस तरफ ये कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, उन टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं।
और ये इसकी गार्ड सेल होती है। ओके, और ये क्लोज्ड स्टोमेटा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और ये ओपन स्टोमेटा है। नेक्स्ट पेज पर देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को देखिए। टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको जो शो करना है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर एक प्रिकॉशन आपको लेना है, डू नॉट हीट अल्कोहल डायरेक्टली बिकॉज इट कैचेस फायर। अब देखिए थिंग्स नीडेड, तो ए वाइड माउथ ग्लास बॉटल, ए पॉटेड प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अल्कोहल, वाटर, बुनसन बर्नर, रबर कॉक, वायर गैस, ट्राइपॉड स्टैंड, ए बीकर, ड्रॉपर एंड आयोडीन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप रीड कर सकते हैं। आप इसका कुछ देर के लिए मैंने इस स्क्रीन को स्टॉप किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना बुक आई होप बुक रखते होंगे, आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हमने एक ग्रीन प्लांट लिया है, इस ग्रीन प्लांट को हम सनलाइट में रखते हैं और इसकी एक लीव्स को हम एक बॉटल के अंदर जो है इस कार्क के बीच में लगा करके रख देते हैं। अब देखिए कार्क में क्या है, देखिए एक तो वाइड माउथ बोतल है, यानी कि चौड़े मुंह की बोतल है, ताकि एक जो लीव्स है उसमें आसानी से हो सके, ठीक है। और उसको एक कार्क की कैम्बियम, जो लकड़ी का जो कार्क है उसके बीच में दबा करके रखते हैं, स्प्लिट कॉर्क होता है वो, ठीक है, यानी कि एक जो कॉर्क है वो बीच में से कटा हुआ है। और इस बॉटल के अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन रखते हैं ताकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। अब आप जो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और इंडिविजुअल ये जो पर्टिकुलर जो लीव्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना करें। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो लीव्स है उसको हम अलग करते हैं, वाटर के अंदर हम उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद में हम उसको अल्कोहल के अंदर बॉयल करते हैं। अल्कोहल को डायरेक्ट बॉयल नहीं करना है, इसलिए हम इसको हॉट वाटर के अंदर इसको गर्म करते हैं। उसके बाद में हम उस लीव्स को क्या करते हैं, जो डीकलराइज्ड लीफ है उसको हम वॉश करते हैं और उसके बाद में उसका टेस्टिंग करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। अब देखिए जब भी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो हम आयोडीन टेस्ट ही करते हैं। तो जो पार्ट इस कॉर्क के बाहर था उसने तो क्या किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनाया, और जो इस बॉटल के अंदर था उसने कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया, ठीक है। तो स्टार्च अगर प्रेजेंट होगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। You find that the lower half of the leaf which was inside the glass bottle does not turn blue-black on adding iodine solution. The upper half of the leaf which was outside the glass bottle turned blue-black. तो जो अपर हाफ था यानी इस बॉटल के जो बाहर की तरफ था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो इनर साइड में था, इनर पार्ट में था, वो ब्लू ब्लैक नहीं होता। तो नेक्स्ट कंक्लूजन पर अगर हम बात करें तो दिस शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यह एक एक्सपेरिमेंट है, शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, नेसेसरी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूट्रिशन। ओके, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हाइड्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स। तो देखिए ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। Which of the following gases is released during photosynthesis? निम्न में से कौन सी गैस हैं, जो भी नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी गैस हैं जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में। देखिए
ऑक्सीजन रिलीज होती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। Chlorophyll is a green pigment present in the cell organelles called chloroplast. The green color of the plant is due to the presence of chlorophyll in them. अब देखिए एक पिगमेंट है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन किया है, पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है और वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम, और इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। Chlorophyll is present mostly in the green leaves of the plants. Chlorophyll traps the solar energy. The energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis. तो photosynthesis process में सनलाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस किया जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant like green stems and green branches. इसके साथ साथ लीव्स के साथ साथ ऐसे वे सभी हिस्से, वे सभी पार्ट्स जो ग्रीन होते हैं, चाहे वो ब्रांच हो, ठीक है, चाहे वो स्टेम हो, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है। वहाँ पर बस वो ग्रीन हमें दिखनी चाहिए। अगर वो ग्रीन ब्रांच है, ग्रीन स्टेम है, ऑब्वियसली वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो जो लीव्स हैं वो चेंज हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके। तो वहां पर जो स्टेम होता है डेजर्ट प्लांट्स में, स्टेम जो है वो ग्रीन हो जाता है। These plants have thick and fleshy green stem which carry out the process of photosynthesis to make their food. और वो जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और वो जो है फोटोसिंथेसिस करता है ताकि वो प्लांट खुद के लिए, सेल्फ के लिए वो फूड बना सके। नेक्स्ट एक्टिविटी है to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको शो करना है कि क्लोरोफिल है वो जरूरी है, नेसेसरी है, किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखिए हम इसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, चलो एक्सपेरिमेंट पर देखिए, सनलाइट है, ठीक है, एक प्लांट लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि एक प्लांट लेना है, वो कॉटन प्लांट इसमें बताया गया है, जिसमें ग्रीन, पार्शियली ग्रीन होनी चाहिए लीव्स, यानी कि पूरी ग्रीन नहीं होनी चाहिए, पार्शियली ग्रीन होनी चाहिए, यानी उसमें वाइट पैचेस होने चाहिए, ठीक है, वेरिगेटेड लीव्स हम इसको बोलते हैं। अब उसको ठीक वही जो पहले वाला प्रोसेस हमने किया था कि उसको पहले जो बॉयल करना है, पानी के अंदर बॉयल करना है, वाटर में बॉयल किया, उसके बाद में हमने उसे अल्कोहल में बॉयल किया। अल्कोहल को डायरेक्ट हम कभी भी जो है हीट नहीं देते हैं, और उसके बाद में उसे वाटर से वॉश आउट करते हैं, और उसके बाद में हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो जो उसका ग्रीन पार्ट था ना, वो तो देखिए ब्लैक में कन्वर्ट होता है, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है। वहीं जो उसका जो वाइट पैचेस वाला पार्ट है, वहां पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है। क्लियर? तो अब इसका कंक्लूजन भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट, डू यू नो द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर. This is because the red pigment present in them hides the green color of the chlorophyll. So such leaves can also make food by the usual process of photosynthesis.
अब देखिए कुछ लीव्स ऐसी भी होती है जिनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो शो नहीं हो पाता है, वो दिख नहीं पाता है, क्योंकि उसमें अदर पिगमेंट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो जो है फूड प्रोसेस में अगर उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, अगर एक टाइप ऑफ ए क्लोरोफिल है, तो अगर ये होते हैं तो श्योर वो लीव्स फूड सिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें रिक्वायर्ड जो मटेरियल है वो है सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ट्रैप द सोलर एनर्जी। यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सनलाइट है, वो ग्रीन प्लांट्स उस सनलाइट की उपस्थिति में, उस सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ट्रैप इन द सोलर एनर्जी। और जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उस सोलर एनर्जी से आप मान लीजिए एक्टिवेट होता है। द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड। और वो जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी। Leaves of plants grow in different pattern so as to catch the maximum amount of sunlight। और जो लीव्स हैं इस तरीके से इस पैटर्न पर लगी हुई होती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सनलाइट है वो कैच कर सकें। Aquatic plants like hydrilla, water lily and vallisneria take in carbon dioxide dissolved in water to prepare their food। और जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ही रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। लाइक एज ए हाइड्रिला है, वाटर लिली है, वेलिस्नेरिया है। और ये क्या पानी में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को ही जो है ले लेते हैं और उसके द्वारा अपना फोटोसिंथेसिस या फूड सिंथेसिस करते हैं। दे गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये भी जो है यानी एक्वेटिक प्लांट्स भी क्या करते हैं, जो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन उस पानी में घुल जाती है। अब देखिए उस पानी के अंदर कुछ लिविंग बींग्स भी रहते हैं, तो वो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुलती है वही वो एनिमल्स ले लेते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट तो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। वहीं जो एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। अब यहां पर आप देखिए एक्टिविटी 3 है, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, हमने एक जो पॉटेड प्लांट लिया है इसे हम डार्क रूम में रख देते हैं। ठीक है, और पॉटेड प्लांट को जब हम डार्क रूम में रखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और उसके फिर हम एक पार्ट को कवर कर देते हैं, एक लीफ के एक पार्ट को कवर कर देते हैं। तो लीफ के देखिए आप यहाँ पर लीफ के एक पार्ट को कवर कर दिया, फिर हमने इस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रख दिया। तो इसकी जो भी लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस करेगी और कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। और हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च फॉर्मेट में होता है। अब जो पार्ट हमने लीफ का हमने कवर कर दिया था, ठीक है, ब्लैक पेपर के द्वारा, वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फिर हम इस लीफ को लेंगे और इसको सबसे पहले बॉईल करेंगे, फिर हम इसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल को डायरेक्ट हमें फ्लेम पर नहीं रखना है, इसलिए हम इस अल्कोहल को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें लीफ को लेंगे और उसे बॉयल वाटर के अंदर उसे रखेंगे। उसके बाद में हम इस लीफ को वॉश आउट कर लेंगे और आयोडीन की जो ड्रॉप्स है वो उस पर डालेंगे। तो हम देखेंगे वो ब्लू ब्लैक जो है वो चेंज हो जाता है। अगर स्टार्च वाला जो पार्ट है ना वो तो क्या है ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जिस पर स्टार्च बना नहीं है, जहां पर फूड सिंथेसिस नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रह जाएगा। तो इस तरीके से हम आयोडीन टेस्ट के द्वारा ये शो कर सकते हैं कि हाँ सनलाइट की जरूरत होती है।
बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो। व्हाई? देखिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस के बगैर धरती है? नहीं, धरती पर कोई किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा क्यों? Photosynthesis enables the green plants to make their own food. In the absence of photosynthesis, there would not be any plants. अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के कारण ही क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स फूड सिंथेसिस करते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फूड सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो जो है प्लांट्स के बनाए हुए फूड को गेन करते हैं, और किसी भी एनिमल में ये ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और इस तरीके से हम कह सकते हैं इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्लोरोफिल तो उनमें होता नहीं है, और जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। अब देखिए, आप कहोगे सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? देखिए, हम कहते हैं ऐसे एनिमल, यानी कि वो डायरेक्ट ग्रास ईटिंग एनिमल्स है या प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, लाइक एज ए डियर, लाइक एज ए काउ, बफेलो, हॉर्स, ये सारे के सारे डायरेक्ट जो है डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम कहें कि लॉयन, वो डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ ही देखिए, सभी लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस में लिबरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं और उसको काम में लेते हैं। सो we can say that photosynthesis maintains the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. तो हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसको बैलेंस रखती है। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। So in the absence of photosynthesis, life on the earth would be impossible. इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के इस अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट्स आल्सो सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब देखिए, प्लांट जो भी होते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन और फैट को भी सिंथेसिस करते हैं। जैसा हमने देखा स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तो वो सिंथेसिस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ही प्रोटीन और फैट भी वो सिंथेसिस करते हैं। वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कैन आल्सो सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन आर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब देखिए, ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आपको ये बता रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसके साथ साथ वो अदर कंपोनेंट लाइक एज ए प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं। अब देखिए फैट कैसे, अब देखिए फैट को हम लिपिड भी कहते हैं। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, इनसे हम ऑयल जो है प्राप्त करते हैं कि नहीं करते, जैसे मस्टर्ड है। अब वहीं इनमें एक प्रोटीन भी बनता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में देखिए नाइट्रोजन बेस्ड कंपोनेंट होता है एक। अब ये नाइट्रोजन किस तरीके से जो अपन कहते हैं प्लांट ऑब्टेन करता है, किस तरीके से बनाता है। अब देखिए एनवायरनमेंट में हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन होती है। अब ये नाइट्रोजन न तो एनिमल्स डायरेक्ट ले सकते हैं, ना ही प्लांट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। Plants cannot use the nitrogen present in the atmosphere. They need nitrogen in a soluble form. Soil has certain bacteria called rhizobium bacteria which can take atmospheric nitrogen and convert it into water soluble nitrogen components like nitrates and release it into the soil. जैसा कि अभी अपन ने डिस्कशन किया कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है और इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हर एनिमल को है, हर प्लांट को है, क्लियर। लेकिन ये नाइट्रोजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं।
अगर हम ये नाइट्रोजन डायरेक्ट ले सकते ना तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती, लेकिन ऐसा इस नेचर में है नहीं। तो ये नाइट्रोजन हमारे लिए है भी बहुत जरूरी, क्योंकि अब देखिए हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए जो है नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हमारी जो मसल्स हैं वो गेन जो होती है वो इस नाइट्रोजन कंपोनेंट के कारण होती है, यानी प्रोटीन के कारण होती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी डायरेक्ट बनाती नहीं है, ना ही तो प्लांट बॉडी बनाती है, ना ही हमारी बॉडी बनाती है। नेचर के अंदर, सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, ठीक है। और ये जो नाइट्रेट्स है एक सॉल्युबल फॉर्म है, उस सॉल्युबल फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, अब वो नाइट्रोजन उस प्रोटीन फॉर्मेट में आ जाता है, और उस प्रोटीन को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन मिल पाता है। अब प्रोटीन वाला फूड देखिए कौन सा होता है, जो भी पल्सेज हैं, ठीक है, या तो नॉन वेज होता है या फिर जिनमें पल्सेज हैं, तो पल्सेज के अंदर हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। These nitrates are absorbed by the plants along with water. Also, fertilizers are rich in nitrogen. Plants absorb nitrogen from these fertilizers. अब देखिए इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं। देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर तो होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो 3 एलिमेंट बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसकी अधिकता भी होती है, जैसे यूरिया है, ठीक है। यूरिया एक फर्टिलाइजर है और उस फर्टिलाइजर से अगर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। सर्टेन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर एंड मस्टर्ड convert simple carbohydrate glucose synthesized during photosynthesis into oil and store them in their seeds. कुछ प्लांट्स जैसे कि सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, ये सारे के सारे उस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ऑयली सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लिपिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिपिड मींस ऑयल, ओके, ठीक है, फैट। तो लिपिड और फैट एक ही चीज है। टेक्निकल टर्म जो है वो लिपिड होती है, बाकी इन जनरल हम इसे फैट बोलते हैं। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज विटामिन्स। विटामिन्स आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। इसके साथ साथ जो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, विटामिन्स भी सिंथेसाइज होते हैं। देखिए हमारी बॉडी को जो है विटामिन्स की आवश्यकता होती है। इन विटामिन्स के अभाव के अंदर, इस विटामिन्स की कमी के कारण बहुत सारी डिजीज हो जाती है। हालांकि इन विटामिन्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी खुद विटामिन सिंथेसिस नहीं करती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो वो हम सनलाइट से गेन करते हैं, बाकी विटामिन हमें हमारे फूड से ही मिलते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो विटामिन भी सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। अगर हम जैसे बात करें कि लेमन है, मौसमी है, ठीक है, यानी कि सिट्रस फ्रूट है तो उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। कैरेट है उसमें विटामिन ए ज्यादा होता है, और इसी तरीके से अदर वेजिटेबल्स में भी अलग अलग विटामिन होते हैं। तो इसके साथ ही देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अपना कंप्लीट हो जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, फोटोसिंथेसिस मेन है। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अभी तक अपन ने डिस्कशन किया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अब हम डिस्कशन करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, और वे प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स। अब जिस तरीके से मनुष्य और जंतु यानी ह्यूमंस एंड एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक इसी तरीके से ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये भी इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरीके के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ दीज हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स
ड्राइव देयर न्यूट्रिशन। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब देखिए इस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम 3 टाइप्स का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। एक है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो मरे हुए पदार्थों पर जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन परजीवी होते हैं, दूसरे एनिमल को, दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। और थर्ड टाइप है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो अलग अलग तरह के प्लांट्स साथ में रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Some non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals. Such plants are usually white in color and have no leaves at all. अब देखिए इस तरीके का ऐसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन पाया जाता है जो नॉन ग्रीन होते हैं, जो हरे नहीं होते हैं और डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम देखें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन और ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हों। और ऐसे प्लांट जनरली हरे नहीं होते हैं, या तो व्हाइट कलर में होते हैं या फिर अलग ही कोई, ठीक है, उनका ब्लैकिश ब्राउन कलर हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है, पर ग्रीन कलर नहीं होगा। The mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. For example, Indian pipe and coral root. अब देखिए ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऐसे प्लांट्स जो हरे नहीं है वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हों, हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। अब देखिए द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, यानी कि सेप्रोफाइट्स जो होते हैं उनकी रूट के अंदर फंगी होती है। फंगी लाइक एज ए मशरूम। द फंगी secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used as a nutrient by the non-green plants. अब जो फंगी होती है उसकी जो बॉडी होती है उससे कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उस जो डेड और डिकेइंग मैटर को जो है सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में इसको जो है शक कर लिया जाता है। फंगी like molds, mushrooms and yeast and bacteria are known as saprotrophs. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ फंगी जैसे कि मोल्ड्स हैं, मशरूम्स हैं, ईस्ट हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, यानी कि मृतोपजीवी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। Fungi were earlier considered to be plants, but due to the presence of some characteristics different from plants, they are no longer considered as plants. अब देखिए पहले के समय में क्या था, जब हम स्टडी की शुरुआत में थे उस समय हम फंगी को भी प्लांट्स के साथ ही स्टडी करते थे, लेकिन जैसे जैसे फर्दर स्टडी बढ़ती गई हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसको प्लांट किंगडम से अलग कर दिया। अब हम इनको एक अलग ही किंगडम फंगी के अंदर स्टडी करते हैं। They form an entirely different category of organism and are considered as a separate kingdom. और इस तरीके से आज के समय में हम इनको एक separate kingdom में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है MCQs. The chlorophyll traps the solar energy and convert it into energy, chemical energy. Which of these is not necessary for photosynthesis? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, वाटर है, ठीक है, सनलाइट है, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन तो लिबरेट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोट्रॉफ? अब इन जो भी नीचे है देखिए रोज, कोरल रूट, नीम, मैंगो, तो अभी देखिए हमने कोरल रूट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसकी रूट के अंदर जो हमने देखा फंगी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। Which of the following is not a heterotroph?
तो देखिए नीम, ओके। अब देखिए इंडियन पाइप भी हेटेरोट्रॉफ है, कोरल रूट भी है, और जो डी आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, तो नीम है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Cuscuta amarbael is a non-green plant. It does not have chlorophyll. It cannot make its own food. Its long, yellowish, thread-like stem twine around the stem and branches of the tree on which it climbs. It has a special structure called hostoria, which pierces into the plant's body on which it climbs for absorption of ready-made food. अब देखिए हमारे यहाँ पर एक कस्कुटा नाम का प्लांट होता है, यानी कि एक अमर बेल जिसे हम कहते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। और अब अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और उसका जो कलर जो है थोड़ा येलोइश होता है और थ्रेड लाइक स्टेम होती है, और उसके स्टेम का जो आगे का जो पार्ट है वो एक पियर्स करता है, यानी कि उस किसी दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसकी स्टेम के अंदर जो है चला जाता है। इस पार्ट को हम होस्टोरिया कहते हैं और उसके द्वारा वो उस रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। The mode of nutrition in which some plants live in or on the body of other living organism and derive their ready-made food from them is called parasitic nutrition. तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक होस्ट प्लांट के ऊपर कोई दूसरा प्लांट डिपेंडेंट होता है, तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक जो पैरासिटिक है, ठीक है, जो खुद पैरासाइट है वो तो क्या करता है, उसका तो बेनिफिट हो रहा है, उसको तो रेडीमेड फूड मिल रहा है, लेकिन जो होस्ट प्लांट है उसको लॉस हो रहा है। The plant like Cuscuta which obtain the ready-made food is called a parasite and the organism from whose body is food is obtained is called the host. तो इस तरीके से जो डिपेंडेंट है वो तो पैरासाइट कहलाता है और जिस प्लांट से वो फूड लिया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं। Parasites may be total or partial. Cuscuta is a total parasite. A fungi and bacteria are also total parasites. अब देखिए पैरासाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं, या तो पार्शियली होते हैं या टोटली होते हैं। तो फंगी और बैक्टीरिया जो हैं वो टोटल पैरासाइट कहलाते हैं। सम प्लांट्स लाइक मिस्टेल्टो आर पार्शियल पैरासाइट्स। मिस्टेल्टो प्लांट हैज ग्रीन लीव्स। These green leaves make their own food, but this plant receives water and minerals from the host plant on which it grows to synthesize food. अब देखिए मिस्टेल्टो में क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि ग्रीन लीव्स होती है, वो फोटोसिंथेसिस तो करती है लेकिन वो होस्ट प्लांट से, यानी कि ऑन विच इट ग्रो, जिस पर वो डिपेंडेंट है, उससे वो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अपना फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोसिस। लाइकेन आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। A lichen is actually composed of two distinct organisms, algae and fungi, which live and work together. अब देखिए इस अर्थ के ऊपर जो लाइकेन है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एल्गी जो कि एक ग्रीन है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, और फंगी जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं और साथ साथ में काम करते हैं। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ऑन फूड। अब यहां पर एल्गी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वो क्या करेगा, अपना फूड सिंथेसिस करेगा। द फंगी शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी, और जो एल्गी के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो उस फंगी के द्वारा शेयर किया जाता है, फंगी के साथ शेयर किया जाता है। द फंगी इन रिटर्न प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। और यहां पर देखिए वो जो फंगी है उस एल्गी को एक तो प्रोटेक्शन दे रही है, उसके साथ साथ वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस तरीके से ये मास्टर और स्लेव रिलेशन मेंटेन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी कई बार कह दिया जाता है। The association in which two different types of organisms live and work together for their mutual benefits is called symbiosis. तो इस तरीके का एसोसिएशन जिसमें दो अलग अलग, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हों, साथ में काम करते हों और उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स हों, यानी दोनों को बेनिफिट्स हों,
इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। Similarly, rhizobium bacteria live in the nodules of the roots of leguminous plants like pea and gram and provide them nitrogen in a soluble form. अब देखिए, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा लाइकेन का एग्जाम्पल, तो ठीक इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट किसे कहते हैं? जितने भी हमारी पल्सेज है ना, वो सारी की सारी लेग्यूम्स हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के वो प्लांट्स कहलाते हैं, जैसे कि ग्राम है, पी है, ओके, ये सारे के सारे लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। तो इनकी रूट्स के अंदर जैसे मूंग है, मोठ है, उनके अंदर भी तो उनकी रूट्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये इन प्लांट के लिए सॉल्युबल फॉर्मेट में जो है नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। नाइट्रोजन डायरेक्ट तो है नहीं, इसलिए उसे हम नाइट्रेट्स कहते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, और उसके बदले में जो प्लांट है उसे एक तो रहने की जगह दे देते हैं, ठीक है भाई, उनके लिए जगह हो गई ना, उसके बगैर तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया रह नहीं पाएगा, और उसके साथ साथ उसे जो फूड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ईच अदर। तो इस तरीके के द्वारा दोनों जीवों को, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ए फ्यू प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर फुलफिलिंग देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पीचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा are insectivorous plants. They are generally green plants, therefore they can prepare their own food. But for preparing proteins, they cannot get nitrogen from the surroundings. अब देखिए, इस अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो अपना फूड सिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स में नाइट्रोजन एब्सेंट होती है और उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को फीड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, यहां पर आप पीचर प्लांट देख पा रहे हो। द इंसेक्ट्स ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। और इस तरीके से जब वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं तो उनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। इन ए पीचर प्लांट द लीफ लेमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पीचर लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो पीचर प्लांट होता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर कुछ घड़े जैसी होती है, इसकी जो लीफ लेमिना है उसकी जो कुछ स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाइड हो जाती है। द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। अभी इसका जो एपेक्स पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आगे का जो सिरा है, ठीक है, आगे का पार्ट एपेक्स पार्ट है, वो लीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लीड है वो एक मतलब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे इंसेक्ट बैठेगा, ये पहले तो ओपन है, जैसे इंसेक्ट यहां पर आकर के बैठा है ये क्लोज हो जाएगा, तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और इसके अंदर की तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होती है जो नीचे अंदर की तरफ जा रही होती है, यानी कि जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा वो अंदर तो चला जाएगा पर बाहर की तरफ नहीं आएगा। When an insect lands on the pitcher, the lead close and the trapped insect get entangled in the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. अब देखिए, जैसे ही ये इंसेक्ट क्या करता है, उस पीचर के ऊपर लैंड करता है, उसके ऊपर बैठता है, ये लीड जो है, ये फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज हो जाती है और वो उस हेयर के अंदर इंटेंगल्ड हो जाता है, यानी कि फंस जाता है। और ये इंसेक्ट जो है फिर डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट होने लगता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब देखिए, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से दोबारा से पुनः पूरित होते हैं, रिप्लेनिश होते हैं। रिप्लेनिशमेंट यानी पुनर्भरण या दोबारा से उसकी रिकवरी हो जाना। तो किस तरीके से उस न्यूट्रिएंट्स की रिकवरी होती है,
Plants absorb the minerals and nutrients, especially nitrogen, from the soil. Therefore, there is a depletion of nitrogen in the soil over a period of time. Manure and fertilizer are used to replenish the nutrients in the soil. अब देखिए कोई भी प्लांट क्या करता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। तो धीरे धीरे उस सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स का डिप्लीशन हो जाता है, यानी मिनरल्स की कमी होना स्टार्ट हो जाता है। अब उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, और ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। These manure and fertilizers contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus needed by plants for their healthy growth. प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको ये फर्टिलाइजर फुलफिल कर देते हैं। हमने पहले भी जाना कि ये जो 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, 3 एलिमेंट बेसिस होते हैं, जिनको हम कहते हैं NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर K को पोटेशियम कैसे कहा? तो देखिए K का जो साइंटिफिक नेम, यानी पोटेशियम का जो साइंटिफिक नेम केलियम होता है, और उस केलियम का फर्स्ट वर्ड K होता है, इसलिए हम NPK बेसिस फर्टिलाइजर्स इनको कहते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil, और समय समय पर हमको इन फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होता है। Rhizobium bacteria living in the nodules of the roots of leguminous plants enrich the soil with the nitrogen. This is a natural way of replenishing the soil with the nitrogen. अब देखिए लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या होता है, उनकी जो रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एक नेचुरल फॉर्म में ही उस नाइट्रोजन को जो है रिप्लेनिश कर देता है। तो ये एक नेचुरल वे है, एक प्राकृतिक तरीका है। तो हम क्रॉप रोटेशन को जो है अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। साइंस इन लाइफ, फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन अल्टरनेशन विद अदर क्रॉप प्लांट्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब किसान क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्मेट में लेग्यूमिनस क्रॉप को प्राप्त करते हैं, ताकि क्या हो, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो देखिए चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर एक इसका कॉन्सेप्ट मैप ऑफ रिवीजन है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब देखिए प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से होता है, तो हमने पढ़ा था 3 टाइप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में देखिए फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और इसके जो प्रोडक्ट्स क्या है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो हमारे रेस्पिरेशन में काम में आ जाती है, ग्लूकोज है वो फूड प्रोडक्ट के रूप में काम में आ जाता है। यानी कि जितने भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एनिमल्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसी फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये पूरे चैप्टर की आप समरी यहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।